Hello, welcome to the channel Let's Crack NCRT. तो obviously since we are studying plant physiology, तो वही सीरीज़ कंटिन्यू होगी. हमने कंप्लीट किया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. एनी डाउट, एनी क्यूरी, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. Okay, so let's begin with the chapter, and this chapter is respiration in plants. और उसके बाद फिर हम plant growth and development complete करेंगे और हमारा plant physio complete हो जाएगा, which I think for me especially and जितना मैंने देखा है ये कहीं ना कहीं toughest part है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद रिस्पायरेशन ऑफ इन प्लांट्स. सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं. जैसे हमने उस चैप्टर में भी बेसिक्स से स्टार्ट किया था, हम इसमें भी बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये भी सेल्यूलर होती है और मैंने उधर ही कहा था व्हाट आई मीन बाय सेल्यूलर. ओके, जो चीज़ें मैंने वहाँ कही वो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, बट फिर भी रिविजन कराऊंगी अच्छे से. ओके, सेल्यूलर मतलब पहले कि ये सेल में होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है. वहाँ मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है, वो एनाबॉलिक होती है. ओके, सॉरी, वेट सेकेंड. वहाँ मैंने मेंशन किया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है दैट इज़ एनाबॉलिक, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि रेस्पायरेशन जो है वो क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, ऑकर इन ऑल लिविंग सेल्स, सब लिविंग सेल्स में होती है. ठीक है, ठीक है. हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर एनर्जी को निकालते हैं. रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, कौन से सबस्ट्रेट्स हम लेते हैं फॉर रेस्पायरेशन. सबसे पहले वो सबस्ट्रेट जो होता है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक होता है. कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, ऑक्सीडाइज हो सकता है और कार्बन स्केलेटन का बना होता है. ठीक है, अब कौन से रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, और मेन हमारा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट्स. विटामिन, मिनरल्स और वाटर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते हैं. ठीक है, और हम जो होता है हम फूड को, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं इन अ स्टेप वाइज मैनर. क्यों करते हैं स्टेप वाइज मैनर में ऑक्सीडाइज, ताकि एनर्जी को हम ट्रैप कर सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, ठीक है, टू ट्रैप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हम रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को स्टेप वाइज मैनर में ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है, अब रेस्पायरेटरी क्वोशंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2. ओके, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. इसी को आप रेस्पायरेटरी क्वोशंट बोलते हो, क्वोशंट. ओके, रेस्पायरेटरी क्वोशंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. शुगर का 1 होता है. ठीक है, प्रोटीन का 0.9 होता है, फैट का 0.7 होता है. तो फैट में मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है. ठीक है, फैट हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल दें ट्राईपैल्मिटीन. ओके, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होता है, बट फिर भी हम ऑर्गेनिक एसिड प्रेफर नहीं करते, हम शुगर ही प्रेफर करते हैं. ठीक है, क्लियर, ये याद रह गया कि शुगर का 1 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, फैट का 0.7 होता है और ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1. अब एनसीईआरटी कहती है डू प्लांट्स ब्रीथ. यस, मतलब प्लांट्स ब्रीथ करती हैं. ओके, इसका आंसर यस, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए. क्या कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर कैसे ब्रीथ करती है, कैसे ऑक्सीजन लेती है, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू. और वैसे भी प्लांट्स का जो इनर पार्ट होता है वो डेड होता है, तो उधर की ओर ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं. आउटर मोस्ट सरफेस को ही ऑक्सीजन चाहिए, वो डिफ्यूजन से लाता है. ये इधर डिफ्यूजन करता है थ्रू स्टोमेटा और लेंटिसल. ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस होती है प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी, और कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. एनारोबिक में भी होती है और एरोबिक में भी होती है. इसमें क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है, लोकेशन साइटोप्लाज्म. अब किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया,
एम्पिडेन मेयरहॉफ एंड पारना। देखो इसका इसलिए नाम है EMP पाथवे क्योंकि उसको इन 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ठीक है, इसमें 10 स्टेप्स होती है। क्या एंजाइम्स पूरे 10 के 10 स्टेप्स में होते हैं? हाँ, पूरे 10 के 10 स्टेप्स में होते हैं। और 3 जो स्टेप्स होते हैं, 1 याद रखो, अच्छे से सुनो, 1 फर्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप और 10वां स्टेप, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है, जो तीसरा स्टेप होता है और जो 10th स्टेप होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, इम्पॉर्टेंट कौन से स्टेप है? एक तो 10th स्टेप है, इसके हमें एंजाइम याद रखनी है, और फर्स्ट स्टेप की। ठीक है, 10th स्टेप में क्या हो रहा है कि पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स और पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की, ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में अगर हम बात करें ना, यहाँ जब 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं तो पायरुवेट बनते हैं, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। फिर क्या होता है पायरुवेट का, ये लिंक रिएक्शन इसका होता है। लिंक रिएक्शन मतलब पायरुवेट जो होता है इसमें CO2 रिलीज निकलता है और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पर यही एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल करता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल करके क्या हो जाता है, ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है, ये भी CO2 रिलीज होता है। अब इस टोटल प्रोसेस में लिंक रिएक्शन में एक NADH बनता है, क्रेब्स साइकिल में भी NADH बनता है। तो ये दोनों NADH, मतलब जो ये NADH बनते, कितने नंबर बनते हैं नॉट स्पेसिफिक, लिंक रिएक्शन में भी NADH बनता है, क्रेब्स साइकिल में भी NADPH बनता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहाँ से क्या हो जाता है, ATP की फॉर्म में निकलता है। तो ये टोटल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में। अब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहले हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, एम्डन मेयरहॉफ पारहास। ठीक है, पारनास वटेवर। तो ग्लाइकोलिसिस इन तीनों ने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम है EMP पाथवे। अब लोकेशन कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में इसकी लोकेशन है। कहाँ कहाँ होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है, जी बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट्स में होती है, जी बिल्कुल। वायरस में नहीं होती है। स्टेप्स, 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहला और लास्ट का स्टेप मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? इनकी एंजाइम्स आप फिर भी याद करो। क्यों? जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? जब ग्लूकोज को तुम क्या करते हो, फॉस्फेट ऐड करते हो, ATP खर्च करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हो, तब वहाँ पर एंजाइम होता है यूज़ हेक्सोकाइनेस। डन। जब PEP से पायरुवेट बनाते हो तब पायरुवेट काइनेस एंजाइम यूज़ होता है और तब ATP फॉर्म होता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेस जब यूज़ होता है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है, ATP यूज़ हो जाता है और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। जब PEP से पायरुवेट बनता है, क्या बनता है? PEP से पायरुवेट। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, ATP रिलीज होता है, मतलब ATP रिलीज होता है। और कौन सा एंजाइम लगता है? पायरुवेट काइनेस। ठीक है, ये एडिशनल है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब नीट 2025 के बाद कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमें थोड़ा, और ये इतना मुश्किल नहीं है याद करने। ठीक है, 10 एंजाइम्स टोटल लगते हैं। ठीक है, 7 और 10th स्टेप में ATP प्रोड्यूस होती है, याद रहा। और पहले और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ होती है। फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ होता है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ होता है, 7th और 10th स्टेप में ATP प्रोड्यूस होता है। डन। उसके बाद है ग्लूकोज की, ये सारा पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन का होता है, इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का होगा। अब हेक्सोकाइनेस पहले यूज़ होती है एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, ATP यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन इसका होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक और बार ATP यूज़ होता है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक होता है। ये होता है ओब्वियसली, फ्रक्टोज होता है 6 कार्बन का, ये 3 कार्बन में ब्रेक होता है, 3 कार्बन ऑफ PGAL एंड 3 कार्बन ऑफ डाईहैप। क्या? जो ये फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट है, ये ब्रेक होता है, ये 6 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन ऑफ में PgAl में ब्रेक होता है और 3 कार्बन ऑफ डाईहैप में ब्रेक होता है। फिर डाईहैप जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं PgL और डाईहैप, तो ये डाईहैप कन्वर्ट हो जाता है PgL में। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl है, ठीक है। PgAl जो होता है वो बनाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। और यहाँ NADPH बनता है, क्या बनता है, NADPH। उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में बनता है, यहाँ 2 ATP बनते हैं। फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद 2 फॉस्फो PEP और PVP पायरुवेट में 2 ATP बनते हैं। तो शॉर्ट में 4 ATP बनते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं और 1 NADH बनता है। क्या क्या क्या, फिर से बोलो कितने NADH बने, 2 NADH बने, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना PgL के, 2 NADH बने, 2 ATP बने, क्योंकि 4 ATP बनते हैं तो 2 खर्च हो जाते हैं, ठीक है। सो 2 ATP बने, 2 NADH बने, डन। फिर से समझाऊंगी प्रोसेस। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ग्लूकोज 6 कार्बन का हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन से, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये ब्रेक होता है 3 कार्बन में, PgAl और डाईहैप, डाईहैप कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो अब PgAl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, PgAl के अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, और वहाँ NADH बनता है, क्या बनता है, NADH बनता है, क्लियर। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर PEP, और उसके बाद बनता है हमारा पायरुवेट, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जब हमें पता है 7th और 10th स्टेप में ATP बनता है, तो 7th स्टेप में पहली बात NADH बना एक स्टेप में, जब PgAl 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बना। फिर 7th स्टेप में 2 ATP बनते हैं, फिर 10th स्टेप में 2 ATP बनते हैं। तो शॉर्ट में 4 ATP बनते हैं, 2 खर्च होते हैं, -2 करो, और प्लस 1 NADH बनता है, डन हो गया ग्लाइकोलेस। ATP यूज इन स्टेप 1 और 3, याद रखो 1 और 3 स्टेप में ATP यूज होता है, 7th एंड 10th में कंज्यूम होता है, 7th एंड 10th में प्रोड्यूस होता है। एंजाइम इन फर्स्ट स्टेप हेक्सोकाइनेज, लास्ट स्टेप पायरुवेट काइनेज। NADH फॉर्म्ड इन स्टेप 6th स्टेप, ठीक है, ये याद रहा। 1-3 में यूज होता है, 7-10th में फॉर्म होता है, एंड 6th स्टेप में क्या होता है, NADH फॉर्म होता है, डन। टाइप्स ऑफ APC सिंथेसिस, ये कौन सा ATP सिंथेसिस, सबस्ट्रेट लेवल, जब मतलब ATP की फॉर्म में सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस। ओके, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ ATP, 2 ATP बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, ओके। एरोबिक में देखो, एनारोबिक में अगर देखा जाए तो 2 ATP बनते हैं। जब हम एनारोबिक की बात करते हैं वहाँ तो 2 ATP होता है और एक NADPH होता है, और एक NADPH कितने ATP देता है, 3। एक NADH देता है 3, 2 NADH कितने देंगे, 6। तो टोटल कितने ATP होंगे, 8 ATP। बात समझ आ गई। एनारोबिक में देखो क्या होता है, एनारोबिक में 2 ही ATP बनते हैं, याद रखना। एरोबिक में टोटल बता रही हूँ, एरोबिक में हमें 2 NADH मिले, 2 ATP बने, एक NADH 3 ATP होता है, तो 2 NADPH कितने ATP होंगे, 6 ATP होंगे, 6 + 2 कितने हो गए, 8। बात क्लियर हो गई। अब है फेट ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का आगे क्या होगा। पायरुवेट फिर कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म से जाएगा कहाँ, मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है।
किसके, अगर एरोबिक है बैक्टीरिया, एरोबिक कोई ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री होगी। एंड अगर तुम एरोबिक हो तो तुम्हारी एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। बट अगर एनारोबिक है तो फेट कुछ और होगा। पहले हम पढ़ेंगे अब एनारोबिक, फिर पढ़ेंगे एरोबिक। एनारोबिक में क्या होगा कि पाइरुवेट, अब देखो देखो हमें पता है कि हमें NAD पॉजिटिव, NADPH जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो वहाँ NAD पॉजिटिव जो होता है रिड्यूस हो जाता है NADPH। हाँ मैम, हाँ पता है। तो ये NADPH हमें देखो NAD पॉजिटिव जो होता है वो रिड्यूस होता है NADPH, है ना। तो ये जो NAD पॉजिटिव है ये हमें चाहिए, ये हमें ज़रूरत है। तो ये हम कहाँ से लाएंगे अब एनारोबिक क्या करते हैं, अब देखो पाइरुवेट अगर हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O COOH। क्या होता है, हम पाइरुवेट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं। एंजाइम लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, कौन सा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो NADH कंज्यूम हो जाता है और वो बनाता है NAD पॉजिटिव। NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव। जब तुमने पाइरुवेट को रिड्यूस किया तो NADH ऑक्सीडाइज हो गया NAD पॉजिटिव में, तो एंजाइम लगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और बना लैक्टिक एसिड। और ये चीज़ होती है मसल सेल्स और बैक्टीरिया में। कुछ समझ आया? अगर नहीं आया लेट मी रिपीट अगेन। देखो सबसे पहले हम बेसिक्स समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस में हमें एक स्टेप पे NAD, 6 स्टेप पे NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हुआ NADPH। दिमाग में रहा? हाँ रहा, ठीक है। अब दूसरी बेसिक चीज़ है पाइरुवेट का फॉर्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब बैक्टीरिया और मसल सेल क्या करेगा कि वो जो ग्लाइकोलिसिस में हमें NADPH मिला, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, वो पाइरुवेट को रिड्यूस करते हैं और रिडक्शन ऑफ पाइरुवेट की वजह से NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब NADH और का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाइरुवेट को रिड्यूस करवाता है और शॉर्ट में बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन एंजाइम ये सारा काम जाम जो है ये कौन सा एंजाइम करवाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये कहाँ कहाँ होता है, मसल सेल और बैक्टीरिया में, ठीक है। अब फेट दूसरा होगा, फेट दूसरा क्या होगा, तो क्या होगा इसका अनदर फेट, यही कि ये अब जो दूसरा तरीका क्या है कि जो पाइरुवेट है, अब इसका मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O COOH। अब दूसरा फेट क्या है कि तुम ये CO2 रिमूव करो, ठीक है, हमने रिमूव किया, वहाँ क्या बना, वहाँ बना एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड बना ना CHO। तो CH3 डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बना। अब एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनता है अल्कोहल इथेनॉल। रिड्यूस जब हुआ तो NADH जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। बात क्लियर हो गई कि ये जो एसिटल्डिहाइड है इट गॉट रिड्यूस टू इथेनॉल एंड NADH गॉट ऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। पहली बात, अगर एरोबिक होता, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कहाँ एंटर करता, माइटोकॉन्ड्रिया में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कौन सी एंजाइम लगी, सबसे पहले अच्छे से मेरे साथ बोलो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कौन सा एंजाइम लगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लोकेशन कहाँ है, साइटोप्लाज्म, स्केलेटल मसल, प्रोकैरियोट्स। एक तो साइटोप्लाज्म में होता है, मसल होता है लेकिन स्केलेटल मसल और प्रोकैरियोट्स में होता है। क्या CO2 प्रोड्यूस होता है, नहीं। NADH का रोल क्या होता है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है और उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद ATP कितना प्रोड्यूस हुआ, ATP हुआ लेस देन 7%। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप ध्यान से सुनो। तो ATP लेस देन 7% बनता है, ठीक है।
और पायरुवेट को ये लैक्टिक एसिड में रिड्यूस करता है। इथेनॉल कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? यीस्ट, बैक्टीरिया, वहाँ पर भी लोकेशन लैक्टिक एसिड की थी। साइटोप्लाज्म किसके साइटोप्लाज्म में? स्केलेटल मसल प्रोकैरियोट्स। लोकेशन साइटोप्लाज्म में कहाँ? यीस्ट, बैक्टीरिया। एंजाइम, दो एंजाइम, एक है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज का क्या मतलब है? CO2 का रिमूव होना। तो दो एंजाइम्स लगती है यहाँ, एक है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल जैसे वहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज था, यहाँ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज था। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा वाला तरीका दिखाया, जो मैंने यीस्ट और बैक्टीरिया का तरीका बोला, वहाँ पर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलिक एक्स्ट्रा एंजाइम है, वो क्या करती है? CO2 को रिमूव करवाती है। तो पहला एंजाइम हमने कौन सा देखा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। दूसरा वाला पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्या CO2 प्रोड्यूस होता है? हाँ प्रोड्यूस होता है। NADH का रोल क्या होता है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है और एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में रिड्यूस करता है। बात खत्म हो गई। अब है एरोबिक फेट ऑफ पायरुवेट। अब अगर एरोबिक है, एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें क्या होगा इसका फेट? ठीक है, हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं और 2 NADH। ठीक है, अब पायरुवेट क्या करता है? पायरुवेट पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जैसे कि ऑलरेडी बताया। वहाँ इसका होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मतलब पायरुवेट की फॉर्मूला फिर से काम आई, CH3 डबल बॉन्ड O COOH। इसमें अगर हम शॉर्ट, मतलब ये कम्प्लेक्स है याद करवाना। देखो, सबसे पहले तो इसमें CO2 रिमूव होता है। ठीक है, फिर कोएंजाइम ऐड होता है और शॉर्ट में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ही। ठीक है, और NADH फॉर्म होता है। सबसे पहली चीज़ है CO2 रिलीज़ होता है। ठीक है मैम, CO2 रिलीज़ होता है। उसके बाद क्या होता है? कोएंजाइम ऐड होता है। छोड़िए, मैंने ये मत याद रखो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। हम ट्रिक मतलब शॉर्ट करेंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी करेंगे। पायरुवेट जो है, इसका क्या होगा? पहले इसका फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड O COOH। लिंक रिएक्शन में क्या होगा? इसका CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, CO2 रिलीज होगा और इसी प्रोसेस में NADH भी बनेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट है 3 कार्बन का, CO2 रिलीज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम A में बना, जो कि 2 कार्बन का था। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा? ये घुसेगा क्रेब्स साइकिल। कहाँ घुसेगा? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, देखो लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पायरुवेट 3 कार्बन का है, 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सी यूज़ होती है इसमें? एंजाइम याद रखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। देखो, जो हमने अभी एनारोबिक देखा, एनारोबिक फ्यूचर ऑफ पायरुवेट तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया या किसी ऑर्गेनिज्म में जो फ्यूचर मतलब पायरुवेट में होता है, तो वो अगर हमने देखा तो वहाँ पर एंजाइम्स कौन सी यूज़ हुई? ठीक है, तो फेट जो था एनारोबिक फेट ऑफ पायरुवेट, उसमें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो फेट ऑफ पायरुवेट था, उसमें क्या होता है? उसमें हमने देखा कि पहला वाला फेट जो हमने कहीं बैक्टीरिया में देखा, प्रोकैरियोट्स में देखा, स्केलेटल मसल्स में देखा, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। दूसरा जो हमने यीस्ट और बैक्टीरिया में देखा, वहाँ पर हमने कौन से एंजाइम? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, चलो वो तो हमें याद है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज देखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लिंक रिएक्शन में एंजाइम देखी, अच्छे से सुनो, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, वहाँ डी कार्बोक्सिलेज था, यहाँ डिहाइड्रोजनेज है, याद रखना। एंजाइम इन लिंक रिएक्शन, कौन सी एंजाइम है लिंक रिएक्शन में? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज। CO2 रिलीज होता है, हाँ जी। NADH बनता है, हाँ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कोफैक्टर कौन से यूज होते हैं? Mg NAD पॉजिटिव, TPP को एंजाइम ए। फिर से बताती हूँ, Mg+2 यूज होता है कोफैक्टर, NAD पॉजिटिव यूज होता है को एंजाइम ए और TPP। कौन से कोफैक्टर यूज होते हैं? Mg+2 Mg+2 Mg+2, NAD पॉजिटिव को एंजाइम ए, TPP। हो गया याद? ठीक है, चलो अब हम क्रेब्स साइकिल सीखते हैं। ओके, देखो कैसे याद करना है। ये किसी टीचर से मैंने देखा है क्रेब्स साइकिल का ये ट्रिक। इट्स नॉट माइन एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ नॉट माइन। मैं खुद सीखती हूँ फिर सिखाती हूँ। तो
कैन इंटेलिजेंट करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, ये आप गोल में लिखो बिल्कुल, ठीक है। लिखो कैन इंटेलिजेंट करण सॉल्व फॉरेन माफिया ऑपरेशन, ठीक है। कैन में आएगा साइट्रेट, इंटेलिजेंट में आएगा आइसोसाइट्रेट, कैन इंटेलिजेंट ओम करण ओम में आएगा ऑक्सैलो सक्सिनेट, करण में आएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सॉल्व सक्सिनेट सक्सिनल कोएंजाइम ए, सम सक्सिनेट, फॉरेन फ्यूमरेट, माफिया मैलेट, ऑपरेशन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। शॉर्ट में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, हमने पता है ये 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है, किसके साथ मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और बनाता है 6 कार्बन का क्या? साइट्रेट। याद रहा, याद रहा, याद रहा, फिर से बताओ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन है, उसके साथ मिलके बनाता है साइट्रेट 6 कार्बन का। 6 कार्बन का साइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में, ठीक है मैम। आइसोसाइट्रेट जो होता है वो ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और NaDH बनता है। क्या बनता है? NaDH। क्या होता है? आइसोसाइट्रेट ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और NaDH बनता है। उसके बाद ऑक्सैलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फिर सक्सिनल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तब GTP बनता है, ठीक है। सक्सिनेट फिर फ्यूमेरेट में जब बनता है तो FADH2 बनता है। फिर फ्यूमेरेट मालेट में बनता है। मालेट जो है जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में वापस कन्वर्ट होता है तब भी NADPH बनता है, ठीक है। फिर से समझाऊं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब मिला एसिटाइल कोएंजाइम ए से, क्या बना? साइट्रेट बना, ठीक है। साइट्रेट से क्या बना? आइसोसाइट्रेट बना, ठीक है। उससे क्या बना? ऑक्सैलो सक्सिनेट। फिर से बोलो मेरे साथ, ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट में कितने NADH बने? 1। कितने? 1। क्या बना? ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट से बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। क्या बना? ऑक्सैलो सक्सिनेट से, ऑक्सैलो सक्सिनेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना? सक्सिनेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बना? सक्सिनेट। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना तब एक GTP बना। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बना तब NADH बना। उसके बाद सक्सिनेट से बना फ्यूमरेट। क्या बना? फ्यूमरेट। तो क्या बना वहाँ पर? FADH2। फ्यूमरेट से बना मैलेट। फ्यूमरेट से क्या बना? मैलेट, ठीक है। मैलेट से वापस बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और NADPH फिर से फॉर्म हुआ। तो ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, हालांकि याद तो आपको सारा करना है। इफ़ यू वांट आई विल फॉरवर्ड दिस टू यू। ये नोट्स अच्छे हैं तो आप मुझे बताइए, और इसमें ये शॉर्ट नोट्स जो है ये क्रेप साइकिल, इसका मैं ये भी भेज सकती हूँ। वैसे आपको ये खुद करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक यू शुड स्किप एनी पॉइंट इन क्रेप साइकिल, कहीं से भी सवाल आ सकता है। और टोटल स्टेप कितने होते हैं? 8 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कोएंजाइम ए से मिलकर साइट्रेट बनाता है। अच्छा ठीक, एंजाइम कौन सा होता है? साइट्रेट सिंथेज। नंबर ऑफ CO2 रिलीज 2, नंबर ऑफ NADH फॉर्म 3, FADH2 कितने बनता है? 1। डायरेक्ट ATP 1, मतलब डायरेक्ट ATP जब बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन 2। फाइनल प्रोडक्ट, 1 FADH2 बनता है, 3 NADPH बनता है और 1 ATP बनता है। क्या क्या बनता है? 1 FADH2 बनता है, 3 NADH बनता है और 1 ATP बनता है, ठीक है। फिर से रिपीट कराऊँ, 2 टोटल स्टेप कितने हैं क्रेब साइकिल में? 8 है। एंजाइम फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम होता है? साइट्रेट सिंथेज। नंबर ऑफ CO2 रिलीज 2, कितने CO2 रिलीज होते हैं? 2। नंबर ऑफ NADH फॉर्म 3, नंबर ऑफ FADH 1, डायरेक्ट ATP 1, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, 1 FADH2, 3 NADPH और 1 ATP। अब है ATP बैलेंस शीट, कितने ATP बनते हैं, उसके बाद हम ETS पढ़ेंगे, ठीक है। सो ATP बैलेंस शीट, देखो सिंस ग्लूकोज जो है हमने इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया अब क्रेब साइकिल में, तो चलो अब देखते हैं कि क्या क्या बना। अब मुझे इसका जवाब आप लोग देंगे। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बने, हम क्लियर हैं। 2 NADH बने, ठीक है, और 2 पायरुवेट। अब पायरुवेट को छोड़ो, कितने बने ATP? 2 ATP बने, 2 NADPH बने, ठीक है। बात खत्म।
एक NADH से बनते हैं 3 ATP, तो टोटल कितने ATP हुए? 6 ATP, और वो 2 ATP जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मतलब जो डायरेक्टली बने, तो टोटल ATP जो ग्लाइकोलिसिस में बने कितने बने? 8 बने। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्लियर। लिंक रिएक्शन की बात करते हैं। लिंक रिएक्शन में हमने देखा कि यही दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं। दो पायरुवेट बने ना ग्लाइकोलिसिस में, तो दो पायरुवेट दो लिंक रिएक्शन करेंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, तो शॉर्ट में डबल होगी प्रोडक्ट्स। अगर लिंक रिएक्शन में एक NADH बन रहा है तो मतलब ओवरऑल कितना बनेगा? 2 NADH। बात समझ आई? कितने NADH बनेगा ओवरऑल? 2 NADH। कितने ATP होते हैं? 6 ATP। ठीक है। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल में जो एंड प्रोडक्ट था ना वो CO2 था। कितने CO2? 2 CO2। कितने CO2? फिर से क्रेब्स साइकिल में कितने CO2 बने? 2 CO2 बने। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक ही बार हो, एक GTP बना ना, वो मतलब डायरेक्ट ATP, एक ATP बना। 3 NADH बने, एक FADH2 बना, एक ATP बना, टोटल कितने ATP बने? कितने? 12। बट ये तो दो थे, तो कितने हुए? 24 ATP। 24 + 6 + 8 इज इक्वल टू 38। 38 ATP, और कभी कभी हम 36 भी देखते हैं। ठीक है, तो 38 एक्चुअल में बनते हैं। अब देखो अच्छे से, फिर से रिपीट कराऊँ। इन केस आप ऑडियो सुन रहे हैं ना, यू कैन रिमूव बैक, मतलब मैं कह रही हूँ रिमूव बैक, आप वापस नहीं ले सकते इसको। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब मैं फिर से पढ़ाऊँ और अच्छे से हो जाए। अगर करना है तो अच्छे से करना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ? प्रोडक्ट बना, 2 ATP बने, यस मैम, 2 ATP बने, 2 NADH बने, यस मैम, 2 पायरुवेट बने, ठीक है मैम। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 2 ही, क्योंकि 2 डायरेक्ट ATP बने। NADH से कितने ATP बने? 6। टोटल ATP 8। लिंक रिएक्शन से 2 NADH बने, मतलब 6 ATP। क्रेब्स साइकिल से प्रोडक्ट निकला 2 CO2। क्या निकला? 2 CO2। टोटल ATP 12 हुए, और कितने हुए टोटल? 24। टोटल निकले 38 ATP। क्लियर। अब है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पर्पस क्या है? अब तुमने ये NADH बनाया, तुमने FADH2 बनाया, तुमने चेक्स लाए जिसमें पैसे थे, अब तुम्हें उससे निकालने हैं पैसे, तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं हम इसमें NAD पॉजिटिव में, और FADH2 को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। अब क्या होता है कि जब NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं NAD पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और H पॉजिटिव निकलते हैं। ठीक है मैम, अब हमें क्या करना है? अब सुनो। अब जब तुमने ये H पॉजिटिव निकाले, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है। क्या मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में नहीं बोला जब H पॉजिटिव ग्रेडियंट बनता है, एक साइड से H पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, दूसरे साइड से कम हो गया, F0 F1 चैनल है, H पॉजिटिव इधर से इधर आएगा तो ATP सिंथेसिस होता है। हाँ, तो ऐसे ही ये हेल्प करते हैं, ऐसे ही ये कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे? कि एक NADH ऑक्सीडाइज हुआ, उसने NAD पॉजिटिव बनाया, H पॉजिटिव रिलीज हुआ, H पॉजिटिव ने ग्रेडियंट क्रिएट किया और ATP बन गया। यही काम FADH2 भी बनाता है। अब लोकेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लोकेशन कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। अब पहले हम समझते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ? देखो क्या होता है, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, हमारे पास कम्प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? कम्प्लेक्सेस होते हैं। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4, कम्प्लेक्स 5। डन। कितने कम्प्लेक्स होते हैं? 5 कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स 1 जो होता है वो क्या करता है? वो NADH से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कम्प्लेक्स 1। इसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो होता है FADH2 से एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कम्प्लेक्स 1 एक्सेप्ट फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। कम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C
ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 F0 F1 ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 NAD एक्सेप्ट करता है NADH से, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 5 F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अब देखो होता क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, NADH जो है NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये हो जाता है ऑक्सीडाइज और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो कौन एक्सेप्ट करता है? कॉम्प्लेक्स 1। FN इसमें होता है FN FMN और FES, ठीक है, ठीक है, करता है एक्सेप्ट। फिर वो जाता है कॉम्प्लेक्स 2 पे, जहाँ पर ये FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है FAD में, ठीक है, हो गया। उसके बाद जाता है यूबिक्यूनॉन, एक्सेप्ट करता है दोनों से। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन NADH से, कॉम्प्लेक्स सेकंड करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट FADH2 से। फिर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है कौन? यूबिक्यूनॉन, ठीक है, करता है यूबिक्यूनॉन। यूबिक्यूनॉन इंटरमीडिएट कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स 3 को देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। उसमें होता है साइटोक्रोम B FES UQ और होता है साइटोक्रोम C1। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड देता है साइटोक्रोम C को। किसको देता है? साइटोक्रोम C को। फिर साइटोक्रोम C देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। फिर कॉम्प्लेक्स 4 देता है F0 F1 को और ATP बन जाता है। डन। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, इसकी वजह से 4 H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड की वजह से 4 H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2 H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो 6 H पॉजिटिव 10 H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनकी वजह से, ठीक है। चलो अब हम थोड़े पॉइंटर्स पढ़ते हैं, समझ आया? देखो पर्पस क्या है, NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं NAD पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और H पॉजिटिव निकलता है, और FADH2 को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। लोकेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ATP, देखो NADH से 3 बनते हैं, पहले ही बताया, और FADH से 2 बनते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन NADH से, कॉम्प्लेक्स 2 करता है इलेक्ट्रॉन FADH, और यूबिक्यूनॉन किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? दोनों ही फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स से। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन थर्ड एंड फोर, थर्ड और फोर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? साइटोक्रोम C, याद रहा। कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन दिए यूबिक्यूनॉन को, कॉम्प्लेक्स 2 ने इलेक्ट्रॉन दिया यूबिक्यूनॉन को। यूबिक्यूनॉन ने फुटबॉल को किक मार के किसको दिया? थर्ड को। किसको दिया? थर्ड को। थर्ड ने साइटोक्रोम C को दिया, साइटोक्रोम C को दिया। साइटोक्रोम C एक इंटरमीडिएट है, इसने पास किया, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसने पास किया साइटोक्रोम 4 को, और 4 ने दिया F0 F1 को। 2 कॉपर सेंटर होता है, किस में होता है? कॉम्प्लेक्स 4 में होता है। फाइनली यह इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? खेल खेल के ऑक्सीजन के पास जाता है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन वाटर बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? ऑक्सीजन के पास जाते हैं। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने चाहिए एक ATP के लिए? सुना, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक ATP के लिए 4 ATP चाहिए। ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस H पॉजिटिव कम बैक। हाँ देखो, मैंने पहले ही बोला 4 H पॉजिटिव, 4 और 2 10 H पॉजिटिव जैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर जब F0 F1 चैनल से ये पास हो जाते हैं, ग्रेडिएंट ब्रेक होता है, तो ATP सिंथेसाइज होता है, और 4 H पॉजिटिव की वजह से एक ATP बनता है। उसके बाद है रेस्पायरेशन, जैसा मैंने आपको बोला कैटाबॉलिक होता है, और लेकिन इसका जो पाथवे होता है दैट्स एम्फीबॉलिक। सुना आपने? रेस्पायरेशन प्रोसेस इज कैटाबॉलिक, द पाथवे इज एम्फीबॉलिक। ग्लूकोज से बना पायरुवेट, पायरुवेट से बनता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल में। अब देखो कार्बोहाइड्रेट भी डायरेक्टली एंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल। अगर फैट होगा वो ब्रेक होगा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और उसी से क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्या फैट जो है वो ब्रेक होगा ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड में। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड्स होता है, अमाइनो एसिड में ब्रेक होता है। अमाइनो एसिड या तो पायरुवेट से एंटर करेगा या एसिटाइल कोएंजाइम ए से, या तो क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली एंटर होगा, ठीक है। प्रोटीन जो होगा वो किससे एंटर करेगा? या तो पायरुवेट से, या तो एसिटाइल कोएंजाइम से, या तो क्रेब्स साइकिल से। फिर से समझाऊँ,
कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से एंटर होता है। अब फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइसरॉल डाइहैप से प्रोटीन पायरुवेट से एंटर हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और क्रेब्स साइकिल से एंटर हो सकता है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोई भी एंटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। In just 40 minutes we have completed respiration in plants. I hope there was no problem in this lecture. Any doubts, any concern, please write in the comment section, and thank you for viewing this out. और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं बहुत सारे चैप्टर्स कवर करूँ और अच्छे से कवर करूँ। एज अ ऑलरेडी सेड ये जो लेक्चर मैंने बोला, एक तो रेस्पायरेशन का और फोटोसिंथेसिस का, ये एनसीईआरटी कवरेज था मतलब, बट हम इसके अलावा भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे बिकॉज एनसीईआरटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। द थिंग इज़ ये था कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।